नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग की ऑनलाइन क्लासेस में मैं वीणा मिश्रा पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय बालाघाट आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड की दूसरी कविता पतंग का दूसरा अंश लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके कवि हैं श्री आलोक धनवा जी। पहला अंश का पाठन हमने इसके पहले की कक्षा में किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उससे संबंधित कुछ जो पूर्व ज्ञान आपको हो चुका होगा, तो उससे संबंधित पहले कुछ प्रश्न आपसे पूछ लें। यहाँ 5 प्रश्न मैंने लिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य बनेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगी, उसके पश्चात आपको उत्तर बताऊंगी। आप आत्मावलोकन करें कि आपने सही उत्तर दिया है अथवा नहीं। तो पहला प्रश्न है, शरद ऋतु का सवेरा कैसा प्रतीत हो रहा है? जी हाँ, इसका उत्तर है शरद ऋतु का सवेरा खरगोश की लाल आंखों की तरह प्रतीत हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, शरद को किसकी तरह बताया गया है? इसका उत्तर है शरद को एक नटखट बालक की तरह बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, पुलों को पार करने का क्या आशय है? पुलों को पार करने का यह आशय है कि शरद रूपी बालक पुलों अर्थात ऋतुओं को पार करते हुए आया है। तो ये 5 ऋतुएं हैं। चमकीली साइकिल किसे माना गया है? जी हाँ, चमकीली साइकिल सूर्य को माना गया है, जो शरद ऋतु में आसमान में अपनी चमक बिखेरता है। 5वां प्रश्न है, शरद किसे बुला रहा है? इसका उत्तर है शरद पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुला रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर बन चुके होंगे। तो अब हम यहाँ तीसरे पद्यांश से प्रारंभ करते हैं। इसकी शुरुआत होती है बच्चों के क्रीड़ाकलाप से, और साथ ही बच्चों की कैसी छवि होती है, वो किस तरह के होते हैं, ये बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। साथ ही उनके खेलने, दौड़ने, भागने से प्रकृति उनके साथ कैसे जुड़ जाती है। तो शुरुआत करते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ कपास जो आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, कपास शब्द का अर्थ होता है रुई, और यहाँ मैंने एक रुई की डाल चित्र में दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कपास के पेड़ से परिचित ना हो। तो कपास का ये पौधा होता है जिसमें रुई होती है, जो बहुत ही कोमल होती है। तो जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि वे बचपन से ही, जन्म से ही रुई की तरह कोमल होते हैं। अब यहाँ कोमलता किस तरह की? शरीर की या हृदय की या दोनों की? तो बच्चों, आप देखते होंगे कि जो नन्हे से बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, या उसके पश्चात भी जो दौड़ते खेलते बच्चे हैं 5-6 वर्ष के, उनमें बहुत ही ज़्यादा शारीरिक कोमलता होती है, छूने में भी नाजुक से लगते हैं। केवल शारीरिक कोमलता नहीं, मन की कोमलता भी होती है। अब ये मन की कोमलता क्या है? मन की कोमलता वह है जिसमें किसी प्रकार का राग, द्वेष, छल, कपट, बैर भावना, शत्रुता, इस तरह की बुरी भावनाएं नहीं होती हैं। तो वो होती है मन की कोमलता, शुद्धता। तो कपास की तरह उनका मन भी निर्मल होता है, कोमल होता है। अब यहाँ कवि ने इसका एक और अर्थ लिया होगा, क्योंकि आगे उनके दौड़ने की बात हुई है, उनके पैरों की बात हुई है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो संभवतः कवि के अनुसार बच्चे बचपन से ही अपने पैरों में
रुई की कोमलता बांध कर आती है। तो कवि के अनुसार यह अर्थ भी यहाँ लिया जा सकता है। दूसरी और तीसरी पंक्ति देखिए, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। तो जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यहाँ दो शब्द हैं, बेचैन और बेसुध, जैसा कि आप शब्दार्थ में देख सकते हैं। बेचैन शब्द एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है अस्थिर, और बेसुध जिनमें सुध-बुध नहीं होती है, अर्थात बेपरवाह, लापरवाह। दोनों में बे उपसर्ग जुड़ा है। बे का अर्थ होता है उसके बिना, पहले में चैन के बिना, दूसरे में सुध के बिना। तो दोनों में उपसर्ग से बने हुए ये शब्द हैं जिनका आप भाषा सौंदर्य में जिनका वर्णन आप कर सकते हैं। और बेचैन शब्द उर्दू से लिया गया है। तो पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कैसे पैर? अस्थिर पैर। बच्चों के पैर बहुत ही अस्थिर होते हैं, वे बहुत ही नटखट और चंचल होते हैं। वे एक स्थान पर कभी टिककर ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। तो वैसे ही जब वे खेलने के लिए जाते हैं तो वो एक चंचलता के साथ तीव्र गति से दौड़ते हैं। तो जब वे दौड़ते हैं तेज़ी से, बेपरवाही से दौड़ते हैं। बेपरवाही कैसी? उन्हें ये परवाह नहीं होती है कि वे गिरेंगे या उनको चोट लग जाएगी। तो इस तरह की चिंता उन्हें नहीं होती, कोई आशंका नहीं होती है। वे केवल खेलने में इतने मस्त हो जाते हैं कि बेसुध होकर दौड़ते भागते हैं। तो जब वे बेसुध होकर दौड़ते भागते हैं और उनके पैरों में बहुत ज़्यादा चंचलता और गति होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी भी घूमती हुई उनके पैरों के पास आ गई है। यहाँ पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। ये नहीं बताया कि बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, बल्कि पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों के पास आ जाती है। क्योंकि यहाँ कवि इस वाक्य कि मैं कुछ विशेष सौंदर्य लाना चाहता है, इसलिए उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया है। यदि वे सामान्य तौर पे बताते तो ये बोलते कि बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, किंतु कवि का ये विशेष प्रयोग है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे आप भाव सौंदर्य में अवश्य बताइए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को भी मृदंग की तरह बजाते हुए। अब छतों को नरम बनाना, यहाँ भी कुछ विशेष प्रयोग है कवि का। छत नरम नहीं बनते, छत तो कठोर ही होते हैं, मैदान भी कठोर होते हैं। किंतु यहाँ कवि का यह आशय है कि बच्चे जब अपने उत्साह में, उमंग में, बेपरवाही से दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो उनको छत की कठोरता का ज़रा भी आभास नहीं होता है, और उनकी इसी उत्साह और उमंग के आगे ऐसा लगता है मानो छत भी नरम बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से छतों को नरम बनाने का यह आशय है। दिशाओं को भी मृदंग की तरह बजाते हुए। अब यहाँ मृदंग शब्द आपके लिए नया होगा। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, मृदंग एक वाद्य यंत्र है जो ढोलक की तरह होता है। जब इस पर थाप पड़ती है तो बहुत ही गूंजता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ दिशाएं मृदंग बन जाती है। कैसे? जब बच्चे मैदानों में या छतों में दौड़ते हैं, भागते हैं, सीटी बजाते हैं, किलकारी मारते हैं, चीखते चिल्लाते हैं खुशी से, तो वे जब अपना आनंद व्यक्त करते हैं तो चारों दिशाएं मृदंग की तरह गूंज उठती हैं उनके शोर से, क्योंकि उनकी आवाज़ प्रतिध्वनित होती है। तो यहाँ बच्चों की क्रीड़ा का वर्णन है कि जब वे खेलते हैं, कूदते हैं, तो पृथ्वी भी घूमती आती है, ऐसा लगता है उनके पैरों के पास आ गई है। छत भी उनके लिए नरम बन जाता है, अर्थात छत की कठोरता का उन्हें आभास नहीं होता है। उनके पदचाप से दिशाएं भी मृदंग की तरह बज उठती हैं। तो इस तरह से बच्चों की क्रीड़ा का, उनके क्रियाकलाप का यहाँ पर वर्णन है। अब हम यहाँ शिल्प सौंदर्य पर नज़र डालते हैं। पहला देखिए, जो हरे अक्षरों से लिखा हुआ है, बिंबों का सुंदर प्रयोग। यहाँ कवि ने बिंबों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। 3 प्रकार के बिंब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहला है स्पर्श बिंब। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास कोमलता का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है। तो यहाँ कपास की कोमलता के कारण स्पर्श बिंब है।
अगली पंक्ति देखिए, एक दृश्य का आभास कराती है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। तो हम एक दृश्य की कल्पना कर सकते हैं, तो यहाँ एक दृश्य बिंब है। अगली पंक्ति, छतों को भी नरम बनाते हुए, तो नरमाहट का हम एहसास कर सकते हैं, अतः यहाँ पर स्पर्श बिंब है। लास्ट पंक्ति देखिए, दिशाओं को भी मृदंग की तरह बजाते हुए, तो हम एक कल्पना कर सकते हैं कि जब बच्चे मैदानों में, स्कूल के मैदानों में ही देखिए, जब वे खेलते हैं, कूदते हैं, हल्ला मचाते हैं, शोर करते हैं, सीटी बजाते हैं, किलकारी मारते हैं, चीखते चिल्लाते हैं खुशी से, प्रसन्नता से, तो ऐसा लगता है कि दिशा भी मृदंग बन गई है। तो यहाँ पर मृदंग की ध्वनि का आभास कराती है ये पंक्ति, इसलिए यहाँ पर श्रव्य बिंब है। अब कुछ अलंकार की तरफ दृष्टि डाल लें। मानवीकरण अलंकार, जैसा मैंने आपको बताया, पृथ्वी का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, क्योंकि पृथ्वी घूमती हुई आ रही है, उसे मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते बताया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। उपमा अलंकार कहाँ पर है? जी हाँ, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब यहाँ दिशाओं को मृदंग से दिशाओं की उपमा दी गई है, तुलना की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब भाषा सौंदर्य में आप दे सकते हैं विशेषण शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है, जैसे बेचैन, बेसुध, नरम, तो ये विशेषण शब्द हैं। और साथ ही उर्दू शब्द, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, बेचैन शब्द उर्दू शब्द है, तो इनका प्रयोग आप भाषा सौंदर्य में अवश्य बताइए, क्योंकि शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से और बिंब योजना की दृष्टि से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यह कविता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चतुर्थ पद्यांश देखते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब छतों के खतरनाक किनारों तक, पहले ये 3 पंक्ति समझिए। इन 3 पंक्तियों में आप पहले पहली पंक्ति को ज़रा हम अर्थ समझ लें। पेंग भरना, पेंग भरना अर्थात झूले में गति बढ़ाने के लिए जोर लगाना। आप चित्र में देख सकते हैं कि जब हम झूले में ऊपर जाना चाहते हैं तो हम नीचे पहले जोर मारते हैं, हम जितना जोर मारते हैं हम उतने ऊपर जाते हैं और वापस हम फिर उतना ही अपनी स्थिति पर आ जाते हैं, पूर्व स्थिति पर वापस आ जाते हैं, तो उसे पेंग भरना कहते हैं। इसी तरह दूसरी पंक्ति देखिए, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब डाल, पेड़ की डाल में लचीलापन होता है। जब आप पेड़ की डाल पकड़कर खींचते हैं और वापस उसको छोड़ते हैं तो वो एक लचीली गति से पूर्व स्थिति पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसमें लचीलापन होता है, कठोरता नहीं होती है। तो ऐसा ही लचीलापन बच्चों में होता है, यह बताने के लिए कवि ने यहाँ झूले के पेंग भरने और डाल के लचीलेपन जैसे उदाहरण आपको दिए हैं। तो अब तीनों पंक्तियों का हम समग्र रूप से अर्थ समझ लें। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, बच्चे जब पतंग उड़ाने के लिए झूले की गति से या डाल के लचीले वेग से, तीव्रता से, उसकी गति से छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारे आप नीचे की स्लाइड पर देख सकते हैं। बच्चे जब पतंग उड़ाने में मग्न हो जाते हैं तो वे छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह आभास ही नहीं होता कि वे कहाँ हैं, उनका ध्यान तो पूरा पतंग पर होता है। तो वो पहुंच तो जाते हैं, किंतु उनमें क्या है? उनमें डाल की तरह लचीलापन है। झूले की तरह जब वो पेंग भरते हैं तो वापस अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाते हैं। डाल की तरह लचीलेपन के कारण अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाते हैं। तो इसी लचीलेपन के कारण यदि वे खतरनाक किनारों तक पहुंच भी जाते हैं तो वे वापस संभल जाते हैं। तो कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि बच्चे खतरनाक होने तक पहुंचते अवश्य हैं, किंतु उनमें इतना लचीलापन है कि वे वापस अपनी स्थिति को संभाल लेते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अभी इन पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि जब वे खतरनाक किनारों पर पहुंच जाते हैं तो उनको कौन सी चीज़ बचाती है? रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित अर्थात उमंग से भरा। जब बच्चे खेलते हैं तो वो इतने उमंग में भरे होते हैं कि उनको ना धूप का एहसास होता है,
न थकान का एहसास होता है, और वे उसी रोमांच में, उसी धुन में मग्न होते हैं। कौन सी धुन में? खेलने की धुन में। एक उदाहरण के द्वारा आप समझ लीजिए कि जब भी कोई हम अपने पसंद का कार्य करते हैं तो हमारा शरीर उसमें इतना मग्न हो जाता है कि हम उसी की लय में कार्य करने लगते हैं, और यही काम की धुन ही रोमांचित शरीर का संगीत है। तो बच्चे भी यहाँ अपनी पसंद का कार्य कर रहे हैं, पतंग उड़ाना, इसलिए उनके शरीर में भी अपने पतंग उड़ाने की एक धुन है, तो वही उनके रोमांचित शरीर का संगीत है, और इसी संगीत के कारण वे गिरने से बच जाते हैं। यह संगीत, यह लय, पतंग उड़ाने की धुन, खेलने की धुन उनको गिरने से बचा लेती है। अगली पंक्ति में चलिए। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। अब यहाँ भी वही बात है कि बच्चे जब खतरनाक किनारों पर पहुँचते हैं तो गिर नहीं पाते। क्यों? पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ। धड़कती ऊंचाई से यहाँ कवि का यह अर्थ है कि पतंग इतनी ऊंचाई पर उड़ती है कि उसे देखकर हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, किंतु बच्चे इस पतंग को उड़ाते उड़ाते किनारे तक तो पहुंचते हैं पर गिर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई एक धागे के सहारे इन बच्चों को थामे रहती है। तो कौन सी चीज़ है जो इन बच्चों को गिरने से बचाती है? वह धागा। तो यहाँ कवि ने अभी तक की पंक्तियों में 3 चीज़ें बताई हैं जो बच्चों को गिरने से बचाती है। पुनरावलोकन करेंगे। पहली 2 पंक्ति के अनुसार उनके शरीर का लचीलापन उनको गिरने से बचाता है। अगली 2 पंक्तियों के अनुसार उनके रोमांचित शरीर का संगीत उनको गिरने से बचाता है, और अगली 2 पंक्तियों के अनुसार पतंग का जो धागा है, पतंग की जो डोर है, वो उनको थामे रहती है, गिरने नहीं देती। यहाँ महज एक शब्द आया है जो उर्दू से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सिर्फ। तो सिर्फ एक धागे के सहारे ये बच्चे थमे रहते हैं, पतंग उनको पकड़े रहती है और गिरने नहीं देती, संभाल लेती है। लास्ट की 2 पंक्तियाँ देखिए। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब यहाँ रंध्रों शब्द आपके लिए नवीन है। रंध्रों का अर्थ होता है छेद या रोम छिद्र। आप देखते होंगे जब हम कोई कार्य करते हैं, बहुत उत्साह में रहते हैं, रोमांचित महसूस करते हैं, तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, तो वही रोमांच का अनुभव करते हैं। तो यहाँ बच्चे जब पतंग उड़ा रहे हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। जब वे पतंग उड़ाने में बहुत ही ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, तो उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उस पतंग के साथ साथ वे बच्चे भी अपने रोमांच, अपनी कल्पना के सहारे उस पतंग के साथ आसमान को छू रहे हैं, आसमान की उड़ान भर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ हम शिल्प सौंदर्य पर नज़र डालते हैं। दृश्य बिंब का इसमें इस पूरे पद्यांश में दृश्य बिंब का प्रयोग है, क्योंकि कवि ने बहुत ही सारे दृश्य उपस्थित किए हैं। झूले का दृश्य, डाल के लचीलेपन का दृश्य, बच्चों के किनारों पर जाने का दृश्य, और धागे के सहारे उनको थामने का दृश्य, ये सारे दृश्य बिंब है। अलंकार में उपमा अलंकार। अब आप दूसरी पंक्ति देखिए जो हरे रंग से लिखी गई है। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, डाल की तरह, तो यहाँ उपमा की गई है डाल से बच्चों के शरीर की। उसके साथ ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, साथ साथ, जो हरे रंग से है देखिए, साथ साथ, एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ ही जो नीले रंग के अक्षर हैं वे सभी विशेषण शब्द हैं। तो विशेषण शब्दों का यहाँ कवि ने बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही उपयुक्त प्रयोग किया है। एक शब्द उर्दू से लिया गया है जो मैंने आपको बताया, महज, जो लाल रंग से लिखा हुआ है, महज सब उर्दू से लिया गया है। जैसे आप भाषा सौंदर्य में प्रयोग करिए,
और साथ ही भाव सौंदर्य में आप बता सकते हैं कि कवि ने किस तरह से बच्चों के शरीर के लचीलेपन को बताया है, उनके रोमांचित शरीर के संगीत को बताया है, किस तरह पतंग की डोर उनको थामे रहती है। तो कवि ने किस तरह से अपने भावों को सौंदर्यपूर्ण ढंग से व्यक्त करने का प्रयास किया है, तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब यहाँ 5वां और अंतिम पद्यांश देखते हैं, जिसमें कवि ने संदेश भी दिया है। यहाँ बताने की यह कोशिश की है कवि ने कि बच्चे जब गिर जाते हैं, या अभी मान लो कभी गिर के बच जाते हैं, तो क्या वो डर कर बैठ जाते हैं? नहीं, वो और भी निडर होकर सूर्य के सामने आते हैं। तो ये निडरता का संदेश यहाँ कवि ने दिया है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सूरज के सामने आते हैं। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि यदि कभी ये बच्चे छतों पर पतंग उड़ाते समय इसके खतरनाक कोने से गिर जाते हैं और गिर के यदि बच जाते हैं, इन्हें चोट नहीं लगती या छोटी मोटी चोट लग कर भी बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सूरज के सामने आते हैं। तब क्या होता है? तब इनकी निर्भीकता, निडर यानी निर्भीकता, इनका डर गायब हो जाता है। तो निर्भीकता, इनका आत्मविश्वास, इनका साहस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अगली सुबह सूरज के सामने दुगने उत्साह के साथ खेलने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। तो यहाँ वे डर कर बैठे नहीं हैं। पृथ्वी और भी तेजी से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। आपने यह पंक्ति पहले भी सुनी है, परंतु उसमें और भी शब्द नहीं था। अब यहाँ कवि ने बोला है पृथ्वी और भी तेजी से घूमती हुई आती है। पहले तो तेजी से घूमती आती थी, किंतु अब और भी तेजी से क्यों घूम रही है? क्योंकि बच्चों की निडरता बढ़ गई है, उनका साहस और भी बढ़ गया है, उनका आत्मविश्वास अब दुगना हो गया है। तो कवि यहाँ पृथ्वी का पुनः मानवीकरण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अब बच्चों के पैरों की चंचलता, उनकी गति और भी ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसा प्रतीत होने लगा है कि पृथ्वी और भी ज़्यादा तेज़ी से घूमते हुए उनके पैर बेचैन अस्थिर पैरों के पास आ गई है, अर्थात उनकी खेलने की गति बढ़ गई है। तो यहाँ बच्चों कवि संदेश देना चाहते हैं हम सभी को, आप सभी को, कि यदि कभी विपत्ति आती है, संघर्ष आता है, तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका हमें साहस से सामना करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं तो हर कार्य में आती है, बाधाएं हर कार्य में आती हैं। यदि हम उससे डर कर बैठ जाएंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, और यदि हम उसका सामना कर लेंगे तो हम में साहस बढ़ जाएगा और किसी से भी बाधा से टक्कर लेने के लिए हम अपने आप को सक्षम पाएंगे। तो कवि के इस संदेश को हम अवश्य ही ग्रहण करेंगे। शिल्प सौंदर्य पर नज़र डालिए। इस पूरे पद्यांश में दृश्य बिंब का प्रयोग है, जहाँ कवि ने पतंग उड़ाने का वर्णन किया है, सूरज से सामना करने का वर्णन किया है, पृथ्वी के घूमने का वर्णन किया है। अलंकार में नज़र डालिए, अनुप्रास अलंकार। तब तो, जो हरे रंग से लिखे हुए शब्द हैं उन पर देखिए। तब तो तावर्ण की आवृत्ति है, सूरज के सामने सावर्ण की आवृत्ति है, पैरों के पास पवर्ण की आवृत्ति है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। मानवीकरण अलंकार, पृथ्वी और भी तेजी से, यहाँ पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जो नीले रंग के शब्द हैं वे विशेषण शब्द हैं, जिनका कवि ने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है, जिसमें खतरनाक शब्द जो है, बेचैन शब्द जो है, वो उर्दू भाषा से लिया गया है। तो ये भाषा सौंदर्य में आप इनका वर्णन कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका शिल्प सौंदर्य, इसकी बिंब योजना भली भांति समझ ली होगी और आप इन्हें अपनी कॉपी में अवश्य ही नोट कर रहे होंगे। कुछ गृह कार्य आपको यहाँ पर हम दे देते हैं। गृह कार्य वही है, निम्न बिंदुओं के आधार पर इस कविता का शिल्प सौंदर्य लिखें। भाषा, बिंब योजना और अलंकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नों के उत्तर तो आप लिख ही सकते हैं कहीं से, पर इन्हें आप अपने मन से समझ के आधार पर लिखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।